अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको द सेल चैप्टर नंबर 3 द सेल को हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग इसकी कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम इससे पहले सेल वॉल को डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन को हमने डिटेल में पढ़ा, फिर हमने साइटोप्लाज्म को पढ़ा। अब हम साइटोप्लाज्म के अंदर ना मुख्तलिफ, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, उन्होंने दिखाया हुआ है ये सेल है, ठीक है। सेल के दरमियान में न्यूक्लियस है, ये बाई सेल मेम्ब्रेन है। हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में ना एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर तैर रहे होते हैं जिनको ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जिस तरह ये सारी ऑर्गेनेलीज है। अभी जो सारी ऑर्गेनेलीज है ना, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी ऑर्गेनेली क्या काम कर रही है, कैसे मौजूद है, ठीक है। वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक ऑर्गेनेली को पढ़ते हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये वाले बनाए, ये देखें, ये जो ब्लू वाली ना, ये सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाली सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये दो तरह की होती है, एक होती है रफ़, एक होती है स्मूथ। और आप देख रहे हैं किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। ये देखें, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये ऐसे करके ना, ये ऐसे करके स्टैक्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ये लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखिए लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में जुड़े हैं और जुड़ के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना रहे हैं। इसी तरीके से देखिए लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सही है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं आगे। वो क्या इसको कह रहे हैं एंडोप्लाज्म, ये देखिए वो कह रहे हैं एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन का सिस्टम है, सारी मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है ना। कहाँ पे मौजूद है? थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला होता है। यूकैरियोटिक सेल, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन का सिस्टम है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद है। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसके पास में मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होगी, सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होगी। इसलिए वो कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई है। जिस तरह ये देखें, ये उन्होंने दिखाया हुआ है, ये मेम्ब्रेन का सिस्टम है, देखें सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन, दूसरा ये पूरा एक मेम्ब्रेन का जाल बिछा हुआ है, पूरे सेल के अंदर ये बिछा होता है, ठीक है, सही है। उसके बाद वो कहते हैं कि फ्लैटेंड सैक्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड सिस्टर्ने विच फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, ठीक है। ये ना कैसे मौजूद होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये देखें, ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल के अंदर दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये ऐसे करके मौजूद है एक सैक है, जिस तरह एक सैक नहीं होता, ये एक सैक की तरह स्ट्रक्चर है, और ये फ्लैटेंड है, बिल्कुल फ्लैट ऐसे करके, बिल्कुल फ्लैटेंड सैक्स हैं, ठीक है। देखें फ्लैटेंड सैक जो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये एक सैक, ये दूसरा सैक, इसी तरीके से तीसरा सैक, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, चौथा सैक, पांचवा सैक, ये सारे सैक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ना ऐसे इन्होंने अपना जाल बिछाया होता है। तो ये जो एक जो फ्लैटेंड सैक है ना, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। ये दूसरा सिस्टर्नी होगा, तीसरा सिस्टर्नी होगा, ये चौथा सिस्टर्नी है, ये पांचवा सिस्टर्नी होगा, ये छठा सिस्टर्नी होगा, ठीक है, ये सातवां सिस्टर्नी होगा। इस तरह ये जो फ्लैटेंड सैक्स है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये जो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। और ये सिस्टर्नी तो आपस में मिल के एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहे होते हैं ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, ऐसे चैनल्स का जो सारे चैनल्स आपस में राब्ते में हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। जिस तरह ये देखें आप, ये सारे चैनल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये देखें, ये सारे बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। ये इधर से फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, सारे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको इंटरकनेक्टेड चैनल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। अभी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ। ये देखें, जिस तरह के आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल स्मूथ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ ना, स्मूथ है। और रफ़ वाला आपको देखने में रफ़ लग रहा है, क्यों रफ़ वाला रफ़ लग रहा है? क्योंकि रफ़ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे दाने लगे होते हैं। ये जो छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनको राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से रफ़ दिखने में लग रहा है, इसलिए इसको रफ़ कह रहे हैं। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके ऊपर कोई इस तरह के दाने वाले स्ट्रक्चर जिनको राइबोसोम कहना है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बिल्कुल स्मूथ है, कोई है ही नहीं वो रफ़ वाला स्ट्रक्चर, वो जो राइबोसोम है, ठीक है। तो ये दो तरह के। अभी जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्यों ये रफ़ है? राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से। और राइबोसोम क्या होते हैं? छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं जिन्होंने प्रोटीन बनानी होती हैं, ठीक है। जिस तरह ऐसे करके गोल सा राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम छोटी सी फैक्ट्री है जिसने प्रोटीन बनानी होती है, ठीक है। ये हम आगे जाके राइबोसोम में डिटेल से पढ़ेंगे कैसे प्रोटीन बनाता है, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इन्होंने प्रोटीन बनाना होता है। अब चूँकि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो सारे लगे ही राइबोसोम हुए हैं, तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा? प्रोटीन बनाना। लेकिन स्मूथ के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फिर प्रोटीन भी नहीं बनानी, सही हो गया। तो फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 4 फंक्शन करता है। उन फंक्शन को हम एक निमोनिक से याद करते हैं जिसको कहते हैं डिम्टल।
डिम्टल आपने याद कर लेना है, डिम्टल, ठीक है। डिम्टल में क्या है, डी से डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि एक सेल है, फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे करके मौजूद होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो कोई सेल के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल एंटर हो गया, कोई ख़तरनाक सब्सटेंस एंटर हो गई है, उसको डिटॉक्सीफाई करना है, ठीक है। उसको उसका वो जो सब्सटेंस है ना, उसके जो ख़तरनाक अफेक्ट है ना, असर, उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अल्लाह ताला ने सेल के अंदर रखा हुआ है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन। हमारे जो मसल सेल होते हैं ना, उनके अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, और इसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है। जिस तरह ये, अगर मैं मेरी ये देखें, मेरी ये मैं लिख पा रही हूँ, तो कैसे लिख पा रही हूँ, ये जो मेरे फिंगर है ना, फिंगर के ऊपर मसल सेल लगे हुए हैं, इन मसल सेल की मूवमेंट हो रही है। ये मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनकी मूवमेंट होती है, और इनकी मूवमेंट की वजह से मैं इस तरह करके लिख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मसल सेल जब मूव करते हैं तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वो भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होती है, ठीक है। और तीसरा डिम्टल में टी है, टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन सेल। जिस तरह एक सेल है ना, एक सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल पहुंचाना है, सपोज कर लो एक मटेरियल यहाँ पे मौजूद था, इसको यहाँ से यहाँ पे पहुंचाना है, तो वो कौन पहुंचाएगा, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहुंचाएगा। जो गाड़ियाँ हैं जो एक मटेरियल को सेल के अंदर दूसरी जगह पहुंचाती हैं, सेल के अंदर ही, बाहर नहीं, एक सेल के अंदर इधर मटेरियल पड़ा है तो इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, कौन लेके जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एल से लिपिड सिंथेसिस, इनका मकसद क्या है, इन्होंने लिपिड तैयार करना है। याद रखना आपने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन तैयार करता था क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे थे, लेकिन हम स्मूथ की बात कर रहे हैं अभी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड तैयार करना है, ठीक है। तो ये डिम्टल से आपने याद करना है, डिम्टल। अब ये हम सारा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ है, देखें वही बात उन्होंने लिखी हुई है कि 2 फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से कवर्ड है, इसलिए रफ है। लेकिन अगर राइबोसोम मौजूद नहीं है, एब्सेंट है राइबोसोम, तो इसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। वो वही कह रहा है, एक कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों स्मूथ और रफ, इनका क्या मकसद होता है, इन्होंने सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर इनको फैलाया हुआ है ताकि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। इनका मकसद क्या है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सेल को सपोर्ट और सहारा देना। दूसरा, दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन सेल। इन्होंने सेल के अंदर सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब सेल के अंदर एक मटीरियल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो भी इन्होंने लेके जाना है। सही हो गया। अच्छा, अब मैंने अभी आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चूंकि राइबोसोम अटैच्ड है, तो रफ एंडोप्लाज्म ड्यू टू अटैच राइबोसोम, चूंकि राइबोसोम अटैच है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करना है, इस प्रोटीन तैयार करनी है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तैयार करनी है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं है। जब ये देखें स्मूथ है ना, बिल्कुल कोई राइबोसोम नहीं है। जब राइबोसोम नहीं है तो इन्होंने प्रोटीन तैयार नहीं करनी, तो फिर इनका क्या काम है, इनका काम हमने पढ़ लिया डिम्टल, ये वाला, ये इनका काम है। वही बात उन्होंने लिखी हुई है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करना है, नंबर 1, एक तो इन्होंने लिपिड को सिंथेसाइज करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टीरॉयड। स्टीरॉयड क्या होते हैं, स्टीरॉयड भी लिपिड्स ही होते हैं। ये ना ऐसे लिपिड्स होते हैं, ये जो स्टीरॉयड्स होते हैं ना, लिपिड्स होते हैं, इन लिपिड्स ने ना हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनाने होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आप आगे जाके पढ़ेंगे। इन हार्मोन की वजह से, जिस तरह टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, उसकी वजह से मेल की करैक्टरिस्टिक आ रही हैं। मेल की क्या करैक्टरिस्टिक है, उनकी दाढ़ी है मेल की, ठीक है, उनकी चेस्ट के ऊपर बाल होते हैं, उनकी आवाज़ का भारीपन होता है। तो वो जो सारी मेल की करैक्टरिस्टिक है उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आ रही है, और वो हार्मोन एक स्टीरॉयड है, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल की करैक्टरिस्टिक जो होती है, एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड जो कि एक स्टीरॉयड है, उसकी वजह से आ रही होती हैं हमारी सारी फीमेल की करैक्टरिस्टिक, जैसे कि हमारी आवाज़ चेंज है, हमारे मुंह पे वो बाल नहीं आ रहे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने फंक्शन पढ़ा, इसलिए डिटॉक्सिफाई करना है हार्मफुल सब्सटेंसेस को। डिम्टल से याद है आपको, डी से डिटॉक्सिफिकेशन, वही बात उन्होंने लिखी हुई है। और एम से हमने पढ़ा था डिम्टल में मसल सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो वही उन्होंने लिखा हुआ है कि मसल सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन भी करनी होती है। तो इस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 4 फंक्शन हमने पढ़ लिए, ठीक है, वही उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। अब हम राइबोसोम को पढ़ लेते हैं। राइबोसोम वही बात जो मैंने आपको बताई, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, ठीक है। राइबोसोम छोटे छोटे गोल गोल से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्होंने प्रोटीन तैयार करनी होती है, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। तो उन्हीं राइबोसोम के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या राइबोसोम क्या होते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि एक जो सेल होता है ना, एक सेल के अंदर 90 ज़्यादातर वाटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर उस सेल के अंदर सारा पानी आप निकाल दो ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आपको ये बात समझाऊँ, यहाँ पे ये एक सेल है, ठीक है। एक सेल के अंदर ना ज़्यादातर वाटर होता है, हमेशा 90% तक
टू 90% सेल के अंदर ना वाटर होगा। तो सपोज कर लो ये सारा सेल के अंदर वाटर है, लेकिन अगर आप सेल के अंदर से पानी को निकाल दो ना, तो पानी को निकाल के जो सेल के अंदर चीज़ बचती है ना, उसको कहते हैं ड्राई सब्सटेंस, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। तो सपोज कर लो ये ड्राई सब्सटेंस है सेल की, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। अब इस ड्राई सब्सटेंस में ना, इस ड्राई सब्सटेंस का भी आधे से ज़्यादा पार्ट, मतलब आधा आधा 50 बनेगा ना, तो आधे से ज़्यादा पार्ट तकरीबन 55% प्रोटीन ने बनाया होता है। तो ये सारा पार्ट किसने बनाया हुआ है? प्रोटीन ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोटीन ने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये प्रोटीन कौन तैयार करता है? ये प्रोटीन राइबोसोम ही तो तैयार करते हैं। तो यानी कि राइबोसोम इतने ज़रूरी हैं, इतने ज़्यादा जो प्रोटीन बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? राइबोसोम ही तो बना रहे हैं। तो ये बात उन्होंने लिखी हुई है कि प्रोटीन्स मेक अप अबाउट 55% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। एक सेल का जो ड्राई वेट है ना, उस ड्राई वेट क्या है? जब आप सेल के अंदर से सारा पानी निकाल दो तो जो पीछे बचता है उसको ड्राई वेट कहते हैं। और उस ड्राई वेट में भी अगर 55% जो होते हैं ना वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो एक ये जो प्रोटीन है सारे राइबोसोम ही तो बना रहे होते हैं, इसलिए राइबोसोम बहुत ज़रूरी है सेल के लिए, ठीक है। अ सेल दस नीड्स प्रोटीन सिंथेसिस, का मतलब है सेल प्रोटीन बनाता होगा एट हाई रेट। सेल बहुत जल्दी जल्दी प्रोटीन बना रहा होगा, जो इतनी ज़्यादा प्रोटीन सेल के अंदर मौजूद है, सही है। तो ये प्रोटीन जो होती है ये कौन बना रहा होता है? राइबोसोम बना रहा होता है। दिस रोल इज परफॉर्म बाय राइबोसोम, ये प्रोटीन राइबोसोम ने बनानी है, ठीक है। अब राइबोसोम क्या होते हैं? ये छोटे छोटे से दाने की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे दाने की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल गोल गोल, ठीक है। जो कहाँ पे मौजूद है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होना, इनके पास तो मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो ये इसलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद है और हमारे अंदर भी यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद है। जिस तरह मैं आपको राइबोसोम दिखाऊँ, ये इस वाले सेल के अंदर ये देखें, ये जो सारे गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं ना, ब्राउन ब्राउन वाले, ये गोल गोल स्ट्रक्चर, ये सारे राइबोसोम उन्होंने दिखाए हुए हैं। तो ये छोटे छोटे दाने की तरह स्ट्रक्चर है, देखिए टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही बात उन्होंने की हुई है, राइबोसोम ऐसे होते हैं। इसके अलावा ये जो राइबोसोम होते हैं ना, वही बात उन्होंने आगे लिखी हुई है, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तभी तो ये दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि राइबोसोम किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, राइबोसोम की क्या कंपोजिशन है। अच्छा, राइबोसोम है ना प्रोटीन फैक्ट्रीज है, इन्होंने बनाने भी प्रोटीन है और ये खुद भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये राइबोसोम जो होते हैं ना, दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, एक तो प्रोटीन और दूसरा आरएनए। अब आरएनए आपने याद रखना है, 3 तरह के आरएनए होते हैं। एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए, जिस तरह ये दिखाया हुआ है, एक होता है मैसेंजर आरएनए और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। ये जो राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, इनके 2 यूनिट होते हैं, एक बड़ा यूनिट, एक छोटा यूनिट, ठीक है। ये राइबोसोम है, छोटे छोटे ना, इधर इन्होंने जूम करके दिखाया हुआ तो बड़ा नजर आ रहा है, वरना ये बहुत छोटे छोटे सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये राइबोसोम 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक तो प्रोटीन से, दूसरा आरएनए। और आरएनए भी कौन सा? राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि वो राइबोसोम को बना रहा है। तो और ये दोनों चीज़ें, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए ना इक्वल अमाउंट के अंदर मौजूद है, मतलब 50% प्रोटीन होगा तो 50% राइबोसोमल आरएनए होगा, ठीक है। वही बात उन्होंने लिखी हुई है, दे आर कंपोस्ट ऑफ, किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं राइबोसोम? रफली इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। जितनी प्रोटीन है उतनी राइबोसोमल आरएनए है, और ये 2 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से, और दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। आगे उन्होंने क्या किया, क्या लिखा हुआ है? अलबत्ता जो बैक्टीरिया ना, तो कि वो खुद साइज़ में बहुत छोटे हैं बैक्टीरिया, तो उनके अंदर अल्लाह ताला ने राइबोसोम भी छोटे छोटे डाल दिए हैं। हम साइज़ में बड़े हैं ना यूकैरियोट्स, तो हमारे अंदर राइबोसोम भी बड़े बड़े हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर फ़र्क है क्या, कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं स्मॉलर इन साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम जो होते हैं आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये तो आपको पता ही है ना कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा राइबोसोम स्कैटर्ड हुए होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं राइबोसोम। मैंने भी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे से इतने ज़्यादा योग फैले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है कि ये इन यूकैरियोट्स के अंदर, हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स में नहीं, मैनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर भी राइबोसोम अटैच होते हैं, और ये यूकैरियोट्स के अंदर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद है। यही वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर तो होना नहीं है। क्यों? क्योंकि तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसलिए उन्होंने कहा कि यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ ये जो राइबोसोम होते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी छोटे छोटे करके अटैच हुए होते हैं। देखिए आपको नजर आ रहे हैं ना अटैच हुए हुए, एक तो यहाँ पे अटैच है और दूसरे साइटोप्लाज्म के अंदर तैर भी रहे होते हैं। जिस तरह कि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जो ब्राउन ब्राउन वाले स्ट्रक्चर हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, सारे राइबोसोम ही तो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह इन्होंने राइबोसोम के बारे में दिखाया हुआ है। अब ये जो राइबोसोम होता है ना, इनका मकसद क्या? प्रोटीन बनाना। ये यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, अलबत्ता इसके बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, लार्जर राइबोसोमल यूनिट, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। ये दोनों यूनिट्स होते हैं एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं जब राइबोसोम ने काम नहीं करना।
राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन बनाना। जब राइबोसोम ने प्रोटीन नहीं बनानी है तो इन्होंने कहना भाई हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरे से दूर दूर रहना है। लेकिन जब राइबोसोम ने प्रोटीन बनाना शुरू करनी है ना, अपना काम करना शुरू करना है, तब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तब इनका इत्तेफाक हो जाता है। देखें, राइबोसोम अब प्रोटीन बना रहा है तो ये एक दूसरे के करीब आ गए, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट एक दूसरे के करीब आ गए, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही उसने प्रोटीन बनाना बंद कर दी, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये देखें प्रोटीन क्या होती है, आपने प्रोटीन के बारे में याद रखना है। जिस तरह तस्बीह नहीं होती, तस्बीह के छोटे छोटे दाने होते हैं तस्बीह के अंदर, तो वो जो छोटे छोटे दाने हैं ना, वो उनको अमाइनो एसिड समझ लो आप। तो इस तरीके से तस्बीह के जिस तरह छोटे छोटे दाने होते हैं वो मिलके एक पूरी तस्बीह बना रहे हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे से गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। उन्होंने मिलकर प्रोटीन बनानी होती हैं। जिस तरह कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते रहते और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम प्रोटीन कहते हैं। ये एक प्रोटीन बन गई है, ठीक हो गया। तो ये जो प्रोटीन है ना, इसको राइबोसोम ने बनाना होता है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने दिखाया भी हुआ है, कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ के राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है। सही हो गया। ये ट्रांसफर आरएनए गाड़ी होती है, गाड़ी ला के ना इन अमाइनो एसिड को राइबोसोम को दी जा रही है। ये भाई ये अमाइनो एसिड पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये गाड़ी है, ठीक है, जिसने ला के इसको अमाइनो एसिड देते रहना है। और मैसेंजर आरएनए क्या है कि राइबोसोम जो है ना एक मजदूर है, लेकिन पढ़ा लिखा मजदूर है, इसको पढ़ना लिखना आता है। इसको कैसे पता लगेगा कि मुझे पहले रेड वाला अमाइनो एसिड जोड़ना है, उसके बाद ग्रीन वाला जोड़ना है, उसके बाद येलो जोड़ना है, उसके बाद ब्लू, फिर पर्पल, ठीक है। ये अमाइनो एसिड खास सीक्वेंस में जोड़ने होते हैं। तो ये इसको मैसेंजर आरएनए के ऊपर देखने से पता लगता है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये देखो, ये देखें, इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि अब ये वाला अमाइनो एसिड आया है ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले के बाद रेड वाला आना है, तो देखो रेड वाला आ रहा है। उसके बाद आना है ब्राउन वाला, तो ब्राउन वाला अमाइनो एसिड वो देखो लेके आ रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ये पढ़ा लिखा मजदूर है जिसको पढ़ना लिखना आता है और उसके मुताबिक इसने प्रोटीन बनानी है। तो वही बात इन्होंने आगे लिखी हुई है। हर राइबोसोम जो होता है ना, उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक छोटा सब यूनिट, एक बड़ा सब यूनिट। ये जो दोनों सब यूनिट्स होते हैं ना, ज्वाइन, ये आपस में मिलते हैं। अच्छा नहीं, क्या लिखा हुआ है? दीज टू सब यूनिट्स ज्वाइन, ये दोनों सब यूनिट्स आपस में ज्वाइन करते हैं। व्हेन राइबोसोम हैज़ टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, जब राइबोसोम ने अपना काम करना है, इन दोनों सब यूनिट्स ने आपस में मिल जाना है, ठीक है। जैसे ही इन्होंने अपना काम करना छोड़ देना है, इन दोनों ने एक दूसरे से दूर भाग जाना है। ये उन्होंने लिखा हुआ है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम गोल्गी प्रोटीन को डिटेल में पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी वीडियोस लग रही होंगी, समझ आ रही होगी। कुछ अगर आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। इस तरह मैं इंशाल्लाह आपको बायोलॉजी पढ़ाती रहूँगी। और हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।